सचिन ने जिस दर्द को 10 साल तक झेला था, वही दर्द अब उसकी बहन मेघा भी झेल रही थी। और सचिन अपने बहन को इस दर्द में देख कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और वह यही चाह रहा था कि वह कैसे अपनी बहन मेघा को इस दर्द से बाहर निकाल सके। सचिन की बहन मेघा को दर्द देने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसका पति संजीत था, जिससे मेघा ने लव मैरिज की थी और सचिन के परिवार वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन मेघा के दबाव और लाख मिन्नतें करने के बाद परिवार वालों ने उसकी यह लव मैरिज कराई थी। जब सचिन को यह लगा कि उसके बहन को दर्द देने वाला व्यक्ति अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं है, तो उसके बाद सचिन ने एक ऐसा कांड कर दिया कि जिसने पूरे गाजियाबाद को हिला करके रख दिया। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे एक भाई ने अपने बहन के लिए एक ऐसा कांड कर दिया जिसके बाद पूरा गाजियाबाद हिल गया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर रोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से। यहाँ पर मेघा और संजीत 2017 से ही साथ में पढ़ रहे थे। उनके बीच में मुलाकात होती है और मुलाकात धीरे धीरे घूमने फिरने और बाद में प्यार में बदल जाती है। और उनके बीच का यह प्यार लगभग 3 सालों तक लगातार चलता है, क्योंकि मेघा और संजीत की जो कास्ट थी वो अलग अलग थी। मेघा राठौर थी जबकि संजीत मिश्रा था, और इस वजह से उनके परिवार वाले उनकी शादी को कराने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इंटर कास्ट मैरिज के लिए उन दोनों के परिवार वाले तैयार नहीं थे। लेकिन संजीत और मेघा एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वे एक दूसरे से शादी करने के अलावा किसी दूसरे के साथ शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। इसी बीच संजीत की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है, और इसके बाद एक बार फिर से मेघा और संजीत अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि प्लीज़ हमारी आप शादी करा दीजिए। जब परिवार वाले यह देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते हैं, तो परिवार वाले उन दोनों की शादी कराने को तैयार हो जाते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ही परिवार वाले बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और बहुत ही धूमधाम से संजीत और मेघा की शादी करा देते हैं। मेघा की शादी को अभी 15 ही दिन हुए थे, और इन 15 दिनों में मेघा ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। संजीत का भी परिवार मेघा को बहुत अच्छे तरीके से पसंद करता था। लेकिन इन 15 दिनों के बाद एक ऐसी घटना होती है जो मेघा की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। होता यूँ है कि संजीत के पिताजी यानी कि मेघा के ससुर का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, और जिसके बाद उनके परिवार में कलह शुरू हो जाती है। संजीत के परिवार वाले लगातार मेघा को इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जब से मेघा उनके परिवार में आई है तो उनके परिवार में एक अपशकुन हो गया है, और जिसकी वजह से ही उनके पिताजी यानी कि मेघा के ससुर जी की डेथ हो गई है। और इसी वजह से संजीत के परिवार वाले लगातार मेघा को मानसिक यातनाएं देते थे और उसको दिन रात कोसते थे, उसको बातें सुनाते थे। तेरी वजह से ही तेरे पति के पिता यानी कि तेरे ससुर की डेथ हो गई है। और लगातार मेघा इन मानसिक यातनाओं को झेलती रहती है, और एक दिन वह ये सब बातें अपने भाई सचिन को बता देती है। सचिन मेघा के घर यानी कि उसके ससुराल पहुंचता है और उसके ससुराल वालों से बात करता है और कहता है कि जो होने को लिखा था वो वही हुआ है। यदि शादी 15 दिन के बाद होती और उसके पहले यही कुछ हो जाता है, तो क्या आप लोग इसके लिए भी मेघा को जिम्मेदार ठहराते? क्योंकि जिसकी जितनी जिंदगी लिखी हुई है वह उतना ही समय तक जिएगा। लेकिन संजीत के परिवार वाले इस बात को मानने के लिए ही नहीं तैयार थे कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी दूसरे रीजन से हुआ है। वो लोग यही चाहते थे कि जैसे ही मेघा उनके घर में आई है उसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया है, और वो लोग लगातार मेघा को परेशान कर रहे थे। सचिन मेघा के परिवार वालों को समझा बुझाकर चला जाता है, क्योंकि वह अपनी बहन को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसकी शादी के अभी मुश्किल से 15-20 दिन ही हुए थे। लेकिन संजीत के परिवार वाले लगातार मेघा को प्रताड़ित कर रहे थे, और वो उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित करते थे कि वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी। इसी बीच संजीत एक रोज मेघा को अपने साथ चलने को कहता है, और इसके बाद वह उसको उसके घर यानी कि मायके में छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुमको 1-2 दिन के बाद वापस ले जाऊंगा। लेकिन संजीत के ये 1-2 दिन फिर कभी पूरे नहीं होते हैं, और वह अपनी पत्नी को उसके मायके में छोड़ करके दोबारा उसको लेने के लिए नहीं जाता है। जब ये बात सचिन को पता चलती है तो वह एक बार फिर से संजीत के परिवार वालों से बात करता है कि भाई ये सब क्या तरीका है, तुमने मेरी बहन को मेरे घर में क्यों छोड़ दिया है? अभी उसके शादी के केवल 15 दिन हुए हैं और आपने उसको इस तरीके से हमारे यहाँ छोड़ दिया है कि जैसे ही आप उसको परमानेंट छोड़ने वाले हो। वहीं दूसरी ओर जो मेघा थी वो लगातार परेशान रह रही थी, क्योंकि उसकी शादी के अभी केवल 15 दिन हुए थे और उसको इतना ज़्यादा दर्द झेलना पड़ रहा था। लेकिन संजीत के परिवार वाले किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे, और वो मेघा को
फिर से अपने घर वापस लाना नहीं चाहते थे। इसी बीच जब यह बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मेघा का भाई सचिन पुलिस थाने पहुंचता है और उसके ससुराल वाले यानी कि संजीत के खिलाफ वहां पर शिकायत दर्ज करा देता है। इसके बदले में संजीत के परिवार वाले भी पुलिस थाने पहुंचते हैं और वे सचिन और उसके परिवार वालों पर संजीत की जान का खतरा होने की शिकायत दर्ज करा के आ जाते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो एक लव मैरिज बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी हुई थी, अब उस लव मैरिज में एक बार फिर से समस्याएं एक के बाद एक खड़ी होती जा रही थी। सचिन की बहन मेघा लगातार अपने घर पर थी और वह इस समस्या से इतना ज़्यादा परेशान थी कि वह दिन भर रोती रहती थी और उसकी हालत को देख करके सचिन बहुत ज़्यादा परेशान होता था, क्योंकि 10 साल पहले भी सचिन का अपनी पहली पत्नी के साथ विवाद चल रहा था और यह विवाद 10 साल तक चलता है और उसके बाद उसको अपनी पहली पत्नी से छुटकारा मिलता है, यानी कि उससे तलाक हो जाता है और इसके बाद सचिन दूसरी शादी कर लेता है। यानी कि सचिन को अपनी बहन मेघा के दर्द के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम था, क्योंकि उस दर्द को वह 10 साल पहले ही झेल चुका था। जब संजीत के परिवार वाले मेघा को अपने साथ ले जाने को तैयार ही नहीं होते हैं और इस बात को 4-5 महीने से ज़्यादा का समय हो जाता है, तो इसके बाद सचिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कोर्ट पहुंचता है और वह तलाक की अर्जी दे देता है। संजीत और मेघा के बीच की तलाक का मामला इस समय कोर्ट में चल रहा था और इसी बीच में कोर्ट ये बोलती है कि आप लोग चाहें तो आपस में इस मैटर को सुलझा सकते हैं। इसके बाद सचिन यह बोलता है कि यदि संजीत के परिवार वाले शादी में खर्च हुए 1 करोड़ रुपीस हमें वापस कर दें तो मेरी बहन मेघा संजीत से अपने सारे रिश्ते को ख़त्म कर लेगी। यह बात सुनते ही संजीत के परिवार वाले इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं, यानी कि वो लोग ये कहते हैं कि जो 1 करोड़ रुपीस शादी में खर्च हुए हैं, यानी कि जो पैसे मेघा के परिवार वालों ने खर्च किए हैं वो हम वापस नहीं करेंगे। इस बात को सुनने के बाद सचिन और उसके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन मेघा इतना दुखी रहती थी कि उसके दुख को वह देख भी नहीं पा रहा था। इसी बीच सचिन अपनी टाइल्स की दुकान में पहुंचता है और वहां पर काम करने वाले प्रवीण से अपनी बहन मेघा के सारे दुख को बताता है और वह कहता है कि अब तो मुझे अपने जीजा यानी कि संजीत का काम तमाम ही करना पड़ेगा। सचिन अपनी दुकान में काम करने वाले नौकर प्रवीण से कहता है कि कुछ जुगाड़ करो और संजीत को हमें रास्ते से हटाना है और वह कहता है कि इसके लिए मैं 15 लाख रुपए खर्च करने को भी तैयार हूँ। प्रवीण कहता है कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। सचिन प्रवीण को 5 लाख रुपए एडवांस देता है और इसके बाद प्रवीण अपने गांव जाता है और वहां से 2 शार्प शूटरों को अपने साथ लेकर के आता है। प्लान के तहत प्रवीण शार्प शूटरों को सचिन से मिलवाता है और इसके बाद सचिन उन शार्प शूटरों को संजीत के बारे में बताते हैं और उसका चेहरा दिखा देते हैं और कहते हैं कि इसी व्यक्ति को रास्ते से हटाना है। शार्प शूटर गाजियाबाद में एक होटल में रुकते हैं और इसके बाद वे संजीत के सभी मूवमेंट की रेकी करते हैं। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो कब घर से बाहर निकलता है, कब अपनी नौकरी पर जाता है, कब वहां से वापस आता है, सारे मूवमेंट की वो पूरी जानकारी कर लेते हैं। और इसके बाद दूसरे दिन जैसे ही संजीत अपनी कार में बैठ करके अपने घर से अपनी नौकरी के लिए निकलता है, वे उसके पीछा करना शुरू कर देते हैं। शार्प शूटर जहां बाइक से चल रहे होते हैं वहीं संजीत अपनी कार पर बैठा होता है और जैसे ही आगे चल करके वो एक चौराहे पर पहुंचते हैं, जानबूझ करके शार्प शूटर अपनी बाइक को संजीत की कार से टकरा देते हैं। जैसे ही कार और बाइक के बीच में टक्कर होती है, संजीत अपनी कार को रोक देता है और वह झट से अपनी कार से बाहर आ जाता है और इसके बाद शूटर और संजीत के बीच में बहस होने लगती है और मौका पा करके यहीं पर शूटर उसके कनपटी में गोली चला देते हैं। गोली लगते ही संजीत की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और दिन दहाड़े यह हत्याकांड हो जाता है और शार्प शूटर अपनी बाइक को वहां से उठाते हैं और भाग जाते हैं। जैसे ही आसपास के लोग गोली की आवाज को सुनते हैं वो क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं और तुरंत पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और सबसे पहले संजीत को चेक करती है। चूंकि हमलावरों ने उसके सर पर गोली मारी थी, इस वजह से संजीत की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और इसके बाद पुलिस उसकी बॉडी को कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस पर यानी कि हमलावरों को ढूंढना शुरू कर देती है। क्राइम सीन को पहली बार में देखने के बाद पुलिस को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये रोड रेस का तो मामला नहीं है, क्योंकि कार और बाइक के बीच में टक्कर हुई थी, जिसके बाद उनके बीच में बहसबाजी हुई और उसके बाद बाइक सवार लोगों ने कार सवार व्यक्ति को गोली मार दिया। पुलिस के लिए ये पूरा ब्लाइंड केस था, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि कौन से लोग बाइक पर बैठ करके आए थे और कहाँ वो भाग गए थे। और इसके बाद पुलिस इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस एक टीम बनाती है और उस टीम का काम यह होता है कि वह संजीत के घर से लेकर के उसकी नौकरी की जगह तक के बीच में जितने सारे सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको चेक करती है और इस प्रकार से पुलिस को 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो उसको हमलावर दिख जाते हैं जो कि बाइक से संजीत के घर से ही उसका पीछा कर रहे थे और जैसे जैसे संजीत आगे बढ़ रहा था वो बाइक से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो जब पुलिस इस वीडियो को देखती है तो उनको ये समझ में आ जाता है कि यह एक रोड रेज का मामला नहीं है,
बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर है जिसकी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। जब पुलिस इन कैमरों की जांच कर रही थी तो उनको शार्प शूटरों का चेहरा भी दिख जाता है और इसके बाद जब पुलिस वहां के लोगों से बातचीत करती है तो लोग बताते हैं कि ये 2 लोग एक होटल में रुके हुए थे। पुलिस उस होटल में पहुंचती है और उस होटल से इन दोनों शार्प शूटर की पूरी जानकारी मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस इन शार्प शूटर्स को गिरफ्तार करती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोनों शार्प शूटर इस मर्डर के पीछे की मिस्ट्री को पुलिस के सामने खोल करके रख देते हैं और वे पुलिस को बताते हैं कि उन्हें इस मर्डर को करने के लिए सुपारी दी गई थी, जिसकी कीमत थी 15 लाख रुपए और 5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए गए थे। शार्प शूटर्स के बयान के आधार पर सबसे पहले पुलिस प्रवीण के पास पहुंचती है जो सचिन के यहाँ काम करता था और उसके बाद वे सचिन के पास पहुंचते हैं और इसके बाद चारों को बिठा करके मर्डर करने के कारण को पूछा जाता है। तो सचिन यही बताता है कि संजीत की वजह से उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और जिसका कारण केवल संजीत और उसका परिवार था। मैं लगातार संजीत और उसके परिवार वालों से कह रहा था कि उनके पिताजी की जो डेथ हुई है वो एक नेचुरल डेथ है, एक एक्सीडेंट है, जो एक होनी थी जो हो गई है और इसके लिए मेरी बहन जिम्मेदार नहीं है। लेकिन वो लोग मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे और वो लगातार मेरी बहन को मानसिक यातनाएं दे रहे थे, जिसकी वजह से मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। सचिन ने आगे पुलिस को बताया कि मैंने अपने बहनोई संजीत से लगातार बातें की हैं और उनसे हर बार यही रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मेरी बहन को अपने घर ले जाइए। इस तरीके से रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता है क्योंकि जो होनी थी वो हो गई और इसके लिए किसी भी तरीके से मेरी बहन जिम्मेदार नहीं है। लेकिन संजीत और उसका परिवार मेरी बहन को ही इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। जब संजीत और उसके परिवार वाले मेरी बहन को घर ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैंने संजीत को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और इसके बाद यह घटना को अंजाम दे दिया गया। तो आज के केस से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी तरीके के डिसीजन को लेने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी घटना के होने के बाद उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना और इसके बाद अपनी जो ज़िंदगी है उसको बर्बाद कर लेना वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी घटना के हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार मत ठहराइए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।